Good morning, friends. So, in previous lecture, we have completed up to bolo point number 17 in correlation and regression analysis. Okay, so now what is regression analysis पूछ रहा है. What is regression? In fact, हमने शुरुआत में भी लिखा था. Correlation analysis tries to establish the relationship between two or more variables. But when relationship exists between two variables, then we are interested in estimating x on the basis of y या estimating y on the basis of x. And इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन एनालिसिस. तो क्या लिखा है, पढ़ो. आफ्टर स्टडिंग correlation between two variables, the process of estimating the value of one variable on the basis of other, the process of estimating the value of one variable on the basis of other is known as regression analysis. is known as regression. तो ऑब्वियसली रिग्रेशन में दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे. पहला क्या है, x इज गिवन एंड y इज आस्क्ड. y हमें कैलकुलेट करना है. तो आप बताओ, पहले इसमें जो लेफ्ट में है, हमें एस्टिमेट क्या करना है, y. एस्टिमेट क्या करना है, y ऑन द बेसिस ऑफ, क्या एस्टिमेट करना है, y ऑन द बेसिस ऑफ x. तो अब बोलने का रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ऑन द बेसिस ऑफ x की जगह ऑन x बोलने का बस. तो वी हैव टू, तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, बोलो, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, क्योंकि हमें y कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ x. y कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ x, तो y ऑन x. एंड इधर क्या कैलकुलेट होगा, बोलो, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y. y ऑन x, x ऑन y. समझा क्या? एंड y ऑन x कब यूज होता है, टू एस्टिमेट y ऑन द बेसिस ऑफ x. टू एस्टिमेट y, लेकिन तो यहां पे लिखता हूं टू एस्टिमेट, क्या रहेगा, बोलो, y. टू एस्टिमेट y ऑन द बेसिस ऑफ x. टू एस्टिमेट y ऑन द बेसिस ऑफ x, comma, we should use regression line of y on x. We should use regression line of, बोलो, y on x. रिग्रेशन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x. एंड वो इक्वेशन होता है, बोलो, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. थोड़ा सा अच्छे से देख रहे हो तो याद करना बहुत सिंपल है ये. लेफ्ट में y, राइट में x, y माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार, तब भी वाई एक्स यूज होता है. करेक्ट और नॉट? वेयर बी वाई एक्स होता क्या है, बोलो, रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ y ऑन x. क्या होता है, रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ y ऑन x, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? यस और नो? उसको बोलते हो, क्या बोलते हैं बी वाई एक्स को, बोलो, रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ y on x. रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ, बोलो, y on x. रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ y on x. कुछ गया दिमाग में? चलो नेक्स्ट. इधर y गिवन x पूछा है, तो अब ये यही कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्या, इधर एज इट इज कॉपी पेस्ट मारोगे क्या? नहीं. तो बोलो, ये क्या है, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y है बच्चों. तो क्या कब यूज होता है ये, टू एस्टिमेट x ऑन द बेसिस ऑफ y, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ y. बराबर है ना बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ y, कॉमा, वी शुड यूज, क्या यूज करना चाहिए हमने, वी शुड यूज इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y. वी शुड यूज इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y. एंड क्या होता है इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, लिखो उसके नीचे, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. सही है क्या? वेयर, हाँ बोलो, बी एक्स वाई होता क्या है, बी एक्स वाई, रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ x ऑन y, जिसका आंसर है r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो ये बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों की फॉर्मूले समझ रहे क्या आपको?
ये जो भी मैंने लिखा है बच्चों, ये वैसे एक पॉइंट है यहाँ पे, बट ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं तुम समझ सकते हो। व्हाट इज रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स कब यूज होता है, यस और नो। व्हाट इज द फॉर्मूला बी वाई एक्स, व्हाट इज द फॉर्मूला बी एक्स वाई, यस और नो। ये सब आ रहा है कि नहीं इसमें। रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज, वापस एक बार पूछ रहा है उसी पॉइंट में, चलेगा क्या। कहने से जो मैंने ऊपर लिखा है वो और एक बार पूछ रहा है अभी यहाँ पे। हाँ चलो बताओ फटाफट, तुम ही आंसर बताओ मुझे। रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज, जल्दी। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। एंड ये इक्वेशन हम कब यूज करते हैं बोलो, टू एस्टिमेट y ऑन द बेसिस ऑफ x, सही है। एंड टू एस्टिमेट x ऑन द बेसिस ऑफ y, बोलो रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y क्या है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स। रिग्रेशन कोइफिशिएंट ऑफ y ऑन x, बी वाई एक्स का क्या फॉर्मूला है बोलो, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। डू यू एग्री, ये फॉर्मूला है। एक काम करो, मुझे r का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इनटू ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एज इट इज। नहीं समझा आपको मैंने, r की जगह r का फॉर्मूला लिखा ना भाई, क्या कैंसिल हुआ बताओ, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कैंसिल। तो जो आंसर आया वो क्या है बताओ, कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x। नहीं समझा आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का स्क्वायर है, दो बार है ना वो, मतलब वेरियंस ऑफ x। तो ये भी फॉर्मूला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x का, समझा क्या, क्या फॉर्मूला है बोलो, कोवेरियंस। एग्जाम में आएगा कोवेरियंस ऑफ x एंड y, वेरियंस ऑफ x, एंड वो बोलेंगे फाइंड बी वाई एक्स। तुम बोलोगे नहीं सर आपने तो फॉर्मूला बताया था r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, वो तो दिया ही नहीं था। तो ये भी मैंने ही दिया है ना, समझ रहा है कि आपको, ये आपको याद दोनों रखना पड़ेगा ना, है या नहीं। चलो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y का फॉर्मूला, बी एक्स वाई का बेसिक फॉर्मूला बोलो, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू, बोलो कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। बताओ ये कैंसिल हो रहा है क्या, तो क्या फाइनली फॉर्मूला आया बताओ, कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ y, वेरियंस ऑफ y ना, कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ y। चलो एक मिनट और ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा सा और एक चीज फॉर्मूला बताता हूँ, यही पे बेटर है। कोवेरियंस ऑफ x एंड y का ये भी फॉर्मूला था क्या बच्चों, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय स्मॉल एन। नहीं समझा आपको, डिवाइड बाय स्मॉल एन डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या रहता है बताओ, वेरियंस ऑफ x का बोलो, वेरियंस ऑफ x का समेशन ऑफ बोलो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन। अरे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का स्क्वायर ना, तो डिवाइड बाय स्मॉल एन मैंने न्यूमरेटर में भी नहीं लिखा डिनोमिनेटर में भी नहीं लिखा, वो कैंसिल हो गया। तो ये भी फॉर्मूला है किसका बोलो फिर, बी वाई एक्स का, किसका। एंड वैसे ही अभी बी एक्स वाई का भी फॉर्मूला बताओ, बोलो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। डू यू एग्री, समझ। एक पॉइंट है यहाँ पे देखो, ये पॉइंट नंबर 18, कितने एमसीक्यू, कम से कम 10-20 एमसीक्यू इसमें है या नहीं। क्या इसका फॉर्मूला है, उसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है, समझ है आपको। ये रिग्रेशन का बहुत बेसिक है, ये सबको आना ही चाहिए, ठीक है। समझे सब लोग, इतना नोट्स करोगे क्या अच्छे से या नहीं। तुम उसमें कुछ लोग जो देर छाने रहते हैं ना, वो क्या करेंगे, नहीं नहीं इसमें से थोड़ी होगा, हो जाएगा, मुझे स्टडी मटेरियल भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, और 4 ऑथर का बुक रेफर करना पड़ेगा, एंड करेंगे कुछ भी नहीं, ये भी नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। देर छाने सही वर्ड है कि नहीं। जो तुम्हारे एज जितना है उससे ज़्यादा साल से जो पढ़ा रहा है उसकी बात तुम सुनोगे नहीं, तुम किसकी बात सुनोगे, जो फाउंडेशन में 3 बार फेल हुआ है इसके पहले, लाइब्रेरी में बैठा रहता है डिप्रेस आदमी एक आधा, बराबर है कि नहीं, एक आधा इंटर में 5 बार फेल, बराबर है कि नहीं, वो तुम्हें मिलता है, बोलता है अच्छा फाउंडेशन में क्या, उसको उसको कोई दुनिया में कोई कुत्ता सुनता नहीं उसका, बराबर है कि नहीं।
तुम मिल जाते उसको, है कि नहीं? वो बोलेगा देख मैं तुझे बोलता हूँ पढ़ते कैसे। मतलब तुम्हारा मेंटेलिटी देखो, समझ रहा है क्या? जो लोग हजारों स्टूडेंट्स को गाइड किए, वो तुमको खुद होके बता रहे, उनकी तुम नहीं सुनोगे, एंड तुम्हें सुनना किसकी है? बराबर है कि नहीं? वो तुम बोलते हो मैं ये कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स करूंगा, बोलेगा है ऐसा मत कर, इसे नहीं होता है, इसे फेल होता है, मैं खुद के एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ ना, है कि नहीं? एंड जो हजारों इतने स्टूडेंट्स पास हो गए, क्या करके वो क्या दूसरा कुछ फॉर्मूला लेके आए थे, इंजेक्शन लेके आए थे कहीं से? अल्टीमेट तुम पढ़ते हो क्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट है या नहीं? गाइड करने वाले तुमको फिर कहीं कहाँ कहीं पे, इधर अपने कॉमर्स में लोगों को एक एक लेवल पास हो गए या फेल हो गए जो भी है, उनको सबसे बड़ा शौक रहता है जूनियर को गाइड करने का। और ऐसे जो प्राणी है वो लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, पता है कि नहीं? पहले तो 2 घंटे सोते हैं ऐसे उधर, पता है कि नहीं? फिर आधा घंटा इधर देखते हैं, फिर चाय पी के आता है आधा घंटा, फिर आते आते रास्ते में कोई तो फाउंडेशन का बच्चा मिलता है उसको, हाँ भाई तुझे बोलता हूँ मैं पढ़ाई कर, है कि नहीं? अब उनको कुछ वो टाइम जाने के लिए कुछ इंटरटेनमेंट नहीं रहता है ना, बराबर? जैसे बुढ़े लोग रहते, देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट अब रिटायर हो चुका है, बराबर है कि नहीं? काम नहीं है, कुछ नहीं है, बराबर है कि नहीं? मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट समझ रहा है कि नहीं? अपने को किसी का एंटरटेनमेंट नहीं बनना है ना भाई, क्या बनना है? किसी का एंटरटेनमेंट अपन थोड़ी है, अपने काम है ना अपना, बराबर है कि नहीं? अपने को अपना काम है कि नहीं? ओके, चलो ये हो गया क्या? लिखे क्या सब लोग? तो बताओ बी वाई एक्स का फाइनल फाइनल फॉर्मूला क्या था? बी वाई एक्स का बोलो। पहला आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, ये था क्या? और बताओ क्या था, बोलो। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और क्या था बोलो? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अच्छा ये जो ऊपर लिखा है वही कॉपी पेस्ट किया है क्या मैंने? वही कॉपी पेस्ट किया है क्या? वही लिखा है, सिर्फ और एक जगह पे लाइन में लिखा भी यहाँ पे। वैसे ही आप बी एक्स वाई बताओगे क्या मुझे, बोलो? आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ y इज इक्वल टू, बोलो, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? नेक्स्ट, x बार 30 है, y बार 90 है, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x 5, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y 8, r भी दिया हुआ है आपको। चलो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलेगा बच्चों? बोलो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। डिटेल में सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप एग्जाम में कैसे भी लिखो रफ में वगैरह, यहाँ पे तो डिटेल में करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, मतलब ऑब्वियसली दिस इज इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, समझता है ना? इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई इज, बोलो मेरे भाई फॉर्मूला बताओ। एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ये फॉर्मूला है। चलो एक्स माइनस एक्स बार कितना है? 30, बी एक्स वाई का फॉर्मूला आर, आर कितना है? 0.80 इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स 5, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई 8 इंटू वाई माइनस वाई बार कितना है? 90। ये सही लिखा क्या मैंने? बोलो इज इट एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0.80 इंटू 5/8, इज इट 0.50? यस और नो? ब्रैकेट में y माइनस 90, तो इज इट x माइनस 30 इज इक्वल टू 0.50 y माइनस 45? डू यू एग्री? तो x इज इक्वल टू, वो 30 उधर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा? -15 प्लस 0.50 y। डू यू एग्री? इज इट रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y? ये जो फाइनल आंसर आया, इज इट रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y? सही है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ? सेकंड क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन ऑफ
रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। तो पहले हमने इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y लाया, अब हम लाएंगे इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। बताओ क्या इक्वेशन होता है, जल्दी बताओ। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, सही है। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। चलो y माइनस वाई बार कितना है बताओ, 90। बी वाई एक्स का फॉर्मूला बताओ। r कितना है 0.80। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स माइनस 30, सही है बच्चों। चलो बोलो, इज इट y माइनस 90 इज इक्वल टू, बोलो 0.80 इंटू 5/8 कितना था ये 1.28 ब्रैकेट में x माइनस 30, सही है क्या। तो y माइनस 90 इज इक्वल टू, बोलो 1.28x माइनस 30 इंटू 1.28, 38.40, सही है क्या। चलो 90 को उधर लेके जाओ, तो 90 माइनस 38.40 कितना है 51.60 क्या, 51.60 प्लस 1.28x प्लस 1.28x। टेल मी इज इट वैल्यू ऑफ y। सो दिस इज रिग्रेशन लाइन ऑफ, बोलो दिस इज रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, दिस इज रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। तो y on x, x on y दोनों आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन क्या है बताओ। इफ x इज 25, इफ x इज 25, y इज हाउ मच। अच्छा बताओ क्या दिया है और क्या पूछा है। x दिया है और y एस्टीमेट करना है, तो y एस्टीमेट करना है y on x, समझा क्या। तो कौन सा इक्वेशन यूज करो, बोलो y इज इक्वल टू 51.60 प्लस 1.28, x कितना है बोलो 25, आ गया ना फिर। तो 1.28 इंटू 25 प्लस 51.60, आंसर इज y इज इक्वल टू 83.60। तो इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 25, समझा क्या आपको। ये इज कितना है बोलो 83.60, नहीं समझा आपको ये, समझा क्या। एंड बताओ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई। y इज इक्वल टू 85, तो x इज आस्क्ड, तो x इज टू बी कैलकुलेटेड, बराबर है ना बच्चों। इफ y इज इक्वल टू 85, x इज हाउ मच, मतलब x इज टू बी कैलकुलेटेड, तो वी शुड यूज रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, जो हम कैलकुलेट किए है क्या, बोलो क्या है। x इज इक्वल टू -15 प्लस 0.50 इंटू 85, तो 85 इंटू 0.50 कितना है बोलो, बोलो 42.50 माइनस 15, इज इट 27.50, यस और नो। तो x इज इक्वल टू 27.50, कुछ गया दिमाग में। व्हेन y इज 85, x इज 27.50, कुछ गया दिमाग में पक्का, राइट। यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, बोलो एस्टिमेट, या तो ऐसे लिखता हूँ व्हेन y इज इक्वल टू 85, बराबर है ना बच्चों। व्हेन बोलो y इज इक्वल टू 85, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x इज, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x इज, बोलो 27.50, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x इज 27.50, कुछ गया दिमाग में, समझा बच्चों, यस पक्का क्या। तो ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, x ऑन y सब याद हो गया क्या। क्या होता है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। व्हाट इज रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। गया दिमाग में कुछ। चलो बी वाई एक्स बी एक्स वाई का दोनों का फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है, दिख रहा है क्या आपको, ये फॉर्मूला सही लिखा है क्या, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का फॉर्मूला सही है क्या। फिर हमने क्या करके देखा, अगर आप सेकंड बॉक्स में देखोगे तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई किया, समझा क्या। तो आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स इंटू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। तो बोलो ये स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई कैंसिल हुआ क्या, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स कैंसिल हुआ क्या, तो आंसर क्या आया आर स्क्वायर। आंसर क्या आया आर स्क्वायर, डू यू एग्री। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव हुआ, फिर बोलो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव हुआ, बी वाई एक्स इंटू
बी एक्स वाई, ये प्रूव हुआ क्या? आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, इसलिए आर क्या आएगा फिर बोलो? अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। डू यू एग्री? इधर मैंने बॉक्स में 2 सेंटेंस दिए, सही है क्या बताओ? स्क्वेयर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आर स्क्वेयर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, सही है क्या? स्क्वेयर ऑफ बोलो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, एंड बोलो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज द geometric mean of two regression coefficients byx and bxy। r square is equal to byx into bxy है आया, मतलब r is gm of byx and bxy। जब भी b square is equal to ac होता है, b is the geometric mean of a and c होता है कि नहीं? जब भी y square is equal to xz होता है, y is the geometric mean of x and z। तो यहाँ पे r square is equal to byx into bxy है, मतलब r is the geometric mean of byx and bxy। r is the geometric mean of बोलो byx and bxy। correlation coefficient r is the geometric mean of two regression coefficients। कुछ गया दिमाग में? पक्का? ओके चलो, यहाँ पे बी वाई एक बार और बी वाई एक्स का फॉर्मूला लिखो बोल रहा है, बी वाई एक्स का फॉर्मूला, हाँ लिखो। क्या था ये जो ऊपर किया था वही कैलकुलेशन वापस करना है, ध्यान दे रहे हो क्या? अब बिना देखे लिखो, लेकिन डबल ही वही करना है अपने को। बी वाई एक्स का फॉर्मूला बताओ जल्दी। आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, सही है क्या? एंड बी एक्स वाई क्या होता है? आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। जस्ट मेरे लिए सिर्फ और एक बार इसका और एक फॉर्मूला बताओगे क्या आप? हाँ बोलो क्या था? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, एंड इधर बताओ कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ वाई, सही है बच्चों? तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई क्या आया बोलो? आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो ये सब कैंसिल हुआ। डू यू एग्री? एंड आंसर क्या आया बोलो? आर स्क्वेयर। आया कि नहीं आंसर? आंसर क्या आया? आर स्क्वेयर। देयरफॉर आर इज द जीएम ऑफ बोलो, आर इज द जीएम ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, byx and bxy। तो correlation coefficient r is the geometric mean of two regression coefficients, yes or no? एंड अब बताओ बच्चों क्या प्रूव है, और एक बार बताओ। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हुआ था बोलो? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, सही है? अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई ये दोनों का प्रोडक्ट आर स्क्वेयर है, ध्यान दे रहे हो क्या आप? तो मुझे बताओ इसमें बी वाई एक्स पॉजिटिव है और बी एक्स वाई निगेटिव है, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा फिर, एंड प्रोडक्ट निगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आर स्क्वेयर है। आर स्क्वेयर कैसे निगेटिव होगा? इसका मतलब बी वाई एक्स पॉजिटिव रहेगा तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव रहेगा, बी वाई एक्स पॉजिटिव रहेगा तो बी एक्स वाई भी, मतलब दोनों का साइन सेम होगा। एंड अगर बी वाई एक्स पॉजिटिव रहेगा, मुझे बताओ बी वाई एक्स का क्या फॉर्मूला था? बी वाई एक्स का आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। तो बी वाई एक्स पॉजिटिव रहेगा तो आर भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। नहीं समझ रहा है आपको? इन शॉर्ट बी वाई एक्स पॉजिटिव रहेगा तो बी एक्स वाई भी पॉजिटिव रहेगा एंड आर भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब या तो तीनों पॉजिटिव रहेंगे या तीनों निगेटिव रहेंगे, या ऑब्वियसली तीनों जीरो रहेंगे। इनफैक्ट तीनों जीरो का सवाल नहीं उठता, क्योंकि आर जीरो रहा, आर जीरो मतलब देयर इज नो कोरिलेशन, एंड जब कोरिलेशन है ही नहीं रिग्रेशन चैप्टर स्टार्ट भी नहीं होता। करेक्ट और नॉट? क्योंकि रिग्रेशन का काम ही क्या है? इफ कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स देन प्रोसेस ऑफ। कोरिलेशन है ही नहीं तो रिग्रेशन स्टार्ट तो क्यों होगा? बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि अगर आर जीरो है तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई जीरो रहेगा ही, क्योंकि क्या फॉर्मूला बी वाई एक्स का बोलो? आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। आर जीरो है तो बी वाई एक्स जीरो ही रहेगा ना फिर, यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। एंड याद रखो आइदर ये तीनों पॉजिटिव रहेंगे या तीनों निगेटिव रहेंगे। समझ रहा है क्या? बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड बी एक्स वाई, बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर, आइदर ऑल थ्री विल बी पॉजिटिव और all three will be negative। समझा क्या? बी वाई एक्स कॉमा बी एक्स वाई कॉमा आर, सामने मैं ऐसे लिखूं क्या? आइदर ऑल थ्री विल बी पॉजिटिव, आइदर ऑल थ्री कोएफिशिएंट्स विल बी बोलो पॉजिटिव, और ऑल थ्री कोएफिशिएंट्स विल बी निगेटिव। तीनों कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव रहेंगे
या तीनों कोएफिशिएंट्स निगेटिव रहेंगे. आइदर ऑल थ्री कोएफिशिएंट्स विल बी पॉजिटिव, आइदर ऑल थ्री कोएफिशिएंट्स विल बी पॉजिटिव और ऑल थ्री कोएफिशिएंट्स विल बी निगेटिव. इसमें एक पॉजिटिव है एक निगेटिव होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है. आइदर ऑल थ्री कोएफिशिएंट्स विल बी पॉजिटिव और ऑल थ्री कोएफिशिएंट्स विल बी निगेटिव. कुछ गया दिमाग में? यस और नो? इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is written in the form of, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दोगे क्या? इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is written in the form of y is equal to a plus bx, जो भी लाइन आएगा उसको अगर मैं y is equal to a plus bx के फॉर्म में लिखा तो. अच्छा सुनो ध्यान से, ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, ये देख रहे हो क्या आप? ये पॉइंट नंबर 19, पॉइंट नंबर 19 देख रहे हो क्या आप? अच्छा पॉइंट नंबर 19 में रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x जो है वो फाइनल आंसर क्या है जरा देख लो. रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x फाइनल आंसर क्या है देखो, देखिएगा आप फाइनल आंसर क्या है. फाइनल आंसर क्या है देखिए क्या, क्या था बोलो? y इज इक्वल टू 51.60 प्लस, तुम इसको y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में देखो तो b की जगह क्या है 1.28 एंड जो 1.28 है वो बी वाई एक्स है. इसका आंसर है भाई ये देखो ये बी वाई एक्स. समझ आए क्या? एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई यहाँ पे, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई ये दिख रहा है क्या? रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई कहाँ है? दिख रहा है क्या? इसको तुम x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई के फॉर्म में देखो, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो b की जगह क्या है 0.50. 0.50 इज नथिंग बट इट इज बी एक्स वाई. नहीं समझा आपको? यस और नो? तो बताओ ये जो सेंटेंस अभी मैं बता रहा था ये क्या था? इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ बोलो y on x is written in the form of y is equal to a plus bx, then हाँ बोलो b जो आता है that represents byx. नहीं समझा आपको? b represents byx. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझता है क्या? बाद में प्रैक्टिकल में काम में आता है और कुछ क्वेश्चन में. इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is written, आपको वो किसी भी फॉर्म में दे देंगे, आप उसको y is equal to a plus bx के फॉर्म में लाओ तो जो b की जगह दिखेगा that will be nothing but it is byx. समझा क्या? इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is written in the form of y is equal to a plus bx, b represents byx. नेक्स्ट, इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं? y on x is 3x plus 5y is equal to 83, फाइंड byx. क्वेश्चन है ना अभी ये, तो बताइए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे. हाँ क्या क्वेश्चन दिया है बोलो? 3x plus 5y is equal to 83, therefore 5y is equal to 83 minus 3x, तो 5 is equal to 83 by 5 minus 3 by 5 into x, therefore byx is equal to minus 3 by 5, that is minus 0.60. नहीं समझा आपको? मैंने जैसे उन्होंने इक्वेशन कौन से फॉर्म में दिया था भाई? 3x plus 5y is equal to 83, मैंने कौन से फॉर्म में लाया? y is equal to a plus bx, and y is equal to a plus bx के अंदर जो b रहेगा that is byx. समझा क्या? समझा क्या? तो ये 21 के अंदर ये दो पॉइंट ऐसे समझो, ध्यान दे रहे हो? वैसे ही 22 के अंदर दो पॉइंट है, समझा क्या आपको अभी? इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म बोलो? x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, देन बोलो b रिप्रेजेंट्स, b क्या रिप्रेजेंट करता है? b रिप्रेजेंट्स b एक्स वाई. एंड उसमें से सेकंड क्वेश्चन तुम करोगे क्या सॉल्व? बताओ मुझे b एक्स वाई क्या है, करोगे क्या सॉल्व? अब बी एक्स वाई क्या है मुझे जल्दी से बताओ. 3/2 क्या? 3/2 है क्या? x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 95/2 प्लस 3/2 इंटू वाई. तो टेल मी वेदर इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, देयरफॉर बी एक्स वाई इज इक्वल टू आ रहा है बोलो 3/2, दैट इज 1.50. नहीं समझा रहेगा? तो ये दो सेंटेंस अच्छे से दिमाग में फिट कर दो. कौन से? इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ, इसको बॉक्स करके रखोगे. इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ, क्या इक्वेशन था? जोर से पढ़ो जरा. इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is written in the form of, is written in the form of y is equal to a plus bx, then b represents byx, b represents byx. And दूसरा, if regression line of बोलो x on y is written in the form of x is equal to a plus by, then b represents
bxy. B represents bxy. Do you agree? If regression line of x on y is written in the form of x is equal to a plus by, then b represents bxy. B represents bxy. Any doubt, my friends? Next, on solving two regression equations simultaneously. समझो regression line of x on y and regression line of y on x दिया आपको, तो दो लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं आप? साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू आएंगे. तो समझो x 30 आया, y 50 आया. इसका मतलब होता है 30 एंड 50 आर अरिथमेटिक मीन्स ऑफ x एंड अरिथमेटिक मीन्स ऑफ y रिस्पेक्टिवली. समझा क्या? तो on solving two regression equations simultaneously, if we get x is equal to 50 and y is equal to 90, then हाँ बोलो 50 कॉमा 90 is equal to x बार कॉमा y बार. मतलब x बार that is x बार is equal to कितना बोलो 50 and y बार is equal to 90. तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या? Two regression lines will always intersect at point x bar y bar. Two regression lines will always intersect at point बोलो x bar y bar. तो write down two regression lines. Two regression lines will always intersect. Two regression lines will always intersect at point. Will always intersect at point. कौन सा point बोलो? x bar y bar. Two regression lines will always intersect at point बोलो x bar comma y bar. x bar y bar इस point पे दो lines intersect करेंगे. Two regression lines will always intersect at point x bar y bar. समझा क्या आपको? ये और कुछ फॉर्मूले है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, आपको याद करना है बच्चों. समझ रहा है क्या? इसकी ये फॉर्मूले क्यों डिराइव हुए उसका एक शॉर्ट में लॉजिक बता देता हूं मैं. ध्यान दे रहे हो क्या? अच्छा मुझे बताओ बच्चों, हम जब भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाते, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n रहते. n क्या रहता है बोलो? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस अंडर स्टडी. मतलब हम इतना ही स्टडी करते हैं ना. बट मुझे बताओ रियल लाइफ में जैसे नंबर ऑफ ट्रीज एंड लेट्स से रेनफॉल, अब बताओ रियल लाइफ में आप तो एक एरिया पे एक पर्टिकुलर टाइप का सॉल्व कर सकते हो ना? पूरा यूनिवर्स स्टडी कर सकते हो क्या आप? नो. करेक्ट है ना? टेम्परेचर ऑफ द सिटी, सेल ऑफ वुलन गारमेंट. अब बताओ एक दो दिन का, महीने भर का, 15 दिन का एक सैंपल ही स्टडी करते हो ना आप. बट एक्चुअल में जो पूरा डेटा होता है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन. उसको क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन. करेक्ट और नॉट? मतलब पॉपुलेशन इज एंटायर एवरीथिंग अंडर स्कोप ऑफ स्टडी. यस और नो? अब मुझे बताओ, हम लोग जजमेंट ले रहे 10 ऑब्जर्वेशन पे, जबकि एक्चुअल में है 5 लाख ऑब्जर्वेशन, 5 करोड़ ऑब्जर्वेशन, 50 करोड़ ऑब्जर्वेशन. यस और नो? हम जजमेंट किसके बेस पे ले रहे? कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे. सैंपल साइज. तो एन क्या बोलते हैं? एन को क्या बोलते हैं? सैंपल साइज. कैपिटल एन को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन साइज. कैपिटल एन को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन साइज. एंड एन क्या बोलता है? सैंपल साइज. अब मुझे बता, तो हम जो भी आंसर लाएंगे उसमें एरर तो रहेगा कि नहीं? क्यों एरर रहेगा? क्यों एरर रहेगा? क्योंकि हम सिर्फ एक सैंपल के बेसिस पे बता रहे. अच्छा समझो मैं 3 क्वेश्चन पूछा, ये 3 लड़कियों को एक एक क्वेश्चन पूछा, ओके, तीनों ने करेक्ट आंसर दिया. मैं ये बोल सकता हूं क्या तुम सब ऑल इंडिया रैंकर्स हो, जबरदस्त पढ़ रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं बोल सकता ऐसे? क्योंकि ये तो सैंपल के बेसिस पे था भाई. अच्छा समझो मैं 2-4 क्वेश्चन पूछा, ये तीनों लड़कियों को एक जवाब नहीं दे रहे हो, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला भी नहीं बता रहे, मैं इस पूरे क्लास को झापा 1 घंटा. नालायक हो, थर्ड क्लास हो तुम सब लोग. समझ रहा है क्या? तो समझो ये लड़का बोल रहा है कि हो सकता है कि सर आप जो कंक्लूजन निकाल रहे हो एक सैंपल के बेसिस पे निकाल रहे हो. इट्स नॉट ट्रू फॉर द एंटायर यूनिवर्स. इनफैक्ट मैं ये जानता हूं. करेक्ट और नॉट? मैं जानता हूं कि भाई मैं, बट फिर भी जब भी किसी आदमी को कोई बता रहा है, कंक्लूजन निकाल रहा है, ही इज स्टडिंग ऑन फ्यू ऑब्जर्वेशंस और नॉट. करेक्ट और नॉट? मैं समझो 800 बच्चों के बैच में मैं बता रहा हूं कि भाई तुम पढ़ नहीं रहे हो यार, मुझे नहीं लग रहा है तुम पढ़ रहे हो. तो मैं क्या हर एक का चेहरा देखा, हर एक के घर पे जाके देखा पढ़ रहा है, हर एक का नोटबुक देखा? मेरा कंक्लूजन इज ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल. तो सैंपल एंड पॉपुलेशन का आर अलग आ सकता है. हम किसका आर लाते? सैंपल का. हम कितने ऑब्जर्वेशन देखते हैं यार? 10, 20, 25, 30, 100, 200. 200 तो अपने औकात की बाहर है इधर. यस और नो? तो उसकी वजह से जो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाते हैं उसमें एरर आएगा कि नहीं? वो एरर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, उसका नाम है स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर. तो बस आपको फॉर्मूला याद करना है. समझा क्या? तो ये 1 माइनस आर स्क्वायर. आर मतलब क्या रहेगा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट. एंड ये डिवाइड बाय क्या है? अंडर रूट कैपिटल एन. कैपिटल एन मतलब क्या? पॉपुलेशन साइज. समझता है क्या? कैपिटल एन क्या रहेगा? पॉपुलेशन साइज.
समझा क्या? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. पॉपुलेशन साइज एंड स्टैंडर्ड प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है 0.674 इंटू स्टैंडर्ड एरर. पॉइंट बोलो 674 इंटू एसई. एसई मतलब क्या? स्टैंडर्ड एरर. 0.674 इंटू एसई एंड स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला नीचे लिखा है. तो प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड, कोई चॉइस नहीं आपके पास अदर देन रिमेंबरिंग दिस. होगा क्या? ये क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर का? स्टैंडर्ड एरर का 1 minus r square divided by under root capital N, where capital N is population size. Capital N is population size and small n is sample size. और एक बार लिखता हूँ, स्मॉल n is सैंपल साइज. सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशन, मतलब हमने r फाइंड करते हो कितने ऑब्जर्वेशन स्टडी किए, है या नहीं? यस और नो? पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज, समझता है क्या? देन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का क्या फॉर्मूला है? आर स्क्वायर. अब ये क्या कंसेप्ट है वो भी शॉर्ट में बता देता हूं, ध्यान दे रहे हो क्या? एंड देखो इतना जो मैं बोल रहा हूं उतना ही तुम्हारा सिलेबस है, समझ रहा है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब, अब मुझे बताओ, समझो x है नंबर ऑफ ट्रीज एंड y है रेनफॉल. तो मुझे बताओ नंबर ऑफ ट्रीज एंड रेनफॉल में कोरिलेशन है, समझो 0.80 है. तो मुझे बताओ रेनफॉल नंबर ऑफ ट्रीज पे डिपेंड करता है, बट रेनफॉल सिर्फ नंबर ऑफ ट्रीज पे डिपेंड करता है क्या? रेनफॉल सिर्फ नंबर ऑफ ट्रीज पे डिपेंड करता है क्या? क्यों नहीं करता? और भी फैक्टर्स है, लाइक वेलोसिटी ऑफ द विंड, करेक्ट और नॉट? वो जो एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो राइट सी लेवल से कितना ऊपर है, ह्यूमिडिटी ऑफ दैट एरिया, करेक्ट और नॉट? n number of other things of that area can affect the rainfall or not. वहां के उसके आजू बाजू में हिली एरिया कितना है, yes और no? हिली एरिया कितना है उसकी, ये भी तो फैक्टर्स है या नहीं है? तो मुझे बताओ, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज एंड वाई रेनफॉल देख रहे हैं. तो हम सिर्फ नंबर ऑफ ट्रीज का इंपैक्ट रेनफॉल पे देख रहे हैं, बट रेनफॉल पे बाकी के भी फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं ना. तो मुझे बताओ जब हम नंबर ऑफ ट्रीज के बेसिस पे रेनफॉल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, समझ रहा है क्या? हम लोग बाकी के फैक्टर्स का जो प्रेजेंस है वो इग्नोर कर रहे हैं क्या कंप्लीटली? बट हम लोग जब एक के नंबर ऑफ ट्रीज के बेस पे रेनफॉल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम तो बाकी को कोई इज्जत ही नहीं दी है ना. तो इसकी वजह से हमारा आंसर जो है, समझ रहा है ना, ये गलत भी हो सकता है कि नहीं? तो कोएफिशिएंट ऑफ समझो डिटर्मिनेशन क्या होता है, वो बोलता है कि अगर समझो तुम्हारा r 0.80 है, कितना 0.80, तो 0.80 का स्क्वायर कितना बोलो 0.64, मतलब रेनफॉल पे सिर्फ 64% इंपैक्ट जो है वो नंबर ऑफ ट्रीज का है, समझा क्या? एंड बचा हुआ 36% इंपैक्ट किसका है? अदर फैक्टर्स का है. अदर फैक्टर्स कौन से है? देयर कैन बी एन नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स. तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर हम r फाइंड किया तो जो r स्क्वायर का वैल्यू है दैट इज नोन एज एक्सप्लेन्ड वेरिएंस. क्या बोलते हैं उसको? मतलब रेनफॉल पे नंबर ऑफ ट्रीज का इंपैक्ट ये एक्सप्लेन्ड है, बचा हुआ वेरिएंस किसकी वजह से है वो अनएक्सप्लेन्ड है. यस और नो? कभी कभी उसको एक्सप्लेन्ड वेरिएंस आउट ऑफ टोटल वेरिएंस ऐसा भी बोलते हैं, समझ रहा है क्या? एक्सप्लेन्ड वेरिएंस आउट ऑफ, जैसे कि समझो ये 0.80 का स्क्वायर कितना आया 0.64, तो 0.64 आउट ऑफ 1 ना यार, समझ आया क्या आपको? ये 64%. यस और नो? एंड टेल मी कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है फॉर्मूला? फिर 1 माइनस आर स्क्वायर, ताकि इन दोनों का टोटल 100% आएगा. यस और नो? तो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को और क्या बोलते हैं बोलो? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस आउट ऑफ, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस मैं ऐसे वर्डिंग में लिखता हूं, आउट ऑफ बोलो टोटल वेरिएंस. अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस आउट ऑफ टोटल वेरिएंस. ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? यस और नो? देखो बच्चों, जब भी कोई एक चीज चेंज हो रही है तो वो किसकी वजह से चेंज हो रही है ये जानने में इंटरेस्ट होता है कि नहीं अपने को? जैसे तुमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या सीखा, प्राइस जब चेंज होता है तब डिमांड पे इंपैक्ट देखा. बट प्रॉब्लम क्या रहता है, प्राइस अकेला चेंज होता नहीं, प्राइस के साथ इनकम चेंज होता है, टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज होते हैं. तो अब ये कैलकुलेटर के प्राइस चेंज की वजह से कैलकुलेटर के डिमांड पे क्या इंपैक्ट आया ये जानना है आपको. तो क्या करना पड़ता है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन अनचेंज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन अनचेंज, ये असम्पशन लगाना ही पड़ता है. तो ही कैलकुलेटर के प्राइस की वजह से कैलकुलेटर पे डिमांड पे कितना इंपैक्ट आया ये पता कर सकते हैं. बाकी के फैक्टर्स इग्नोर कर नहीं सकते ना हम लोग.
जब देखो बच्चों एट लेट्स से सिंपल एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे 2 लेवल से गिर गया था 8-10 दिन पहले, वो घुटने को बहुत जोरदार लगा था, सुन रहे हो क्या? ओके, यहाँ पे कुछ घुटने में लगा था, बहुत ऐसा खून वून आया वहां से, समझ रहा है क्या? अभी तक है उसमें कुछ दाग वाग वहाँ पे, बट मुझे मेरी बीबी ने मेडिसिन दिए, समझा क्या? फिर कुछ एक हमारे बिल्डिंग में एक रहते, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो फिजियोथेरेपी देती है इसको, कुछ मशीन वशीन लगा दी कुछ तो यहाँ पे, समझा क्या? फिर वो फिजियोथेरेपी ने वाली ने पूछा मुझे एक दिन कि सर फिजियोथेरेपी से फर्क पड़ा क्या? अब क्या आंसर दूं मैं, बोलो बोलो। अब जो फर्क पड़ा है एक्चुअली अच्छा लग रहा है, बट वो फिजियोथेरेपी की से है या मेरी बीवी ने दिए हुए मेडिसिन से है? समझा या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हो सकता है कि फिजियोथेरेपी से कुछ भी फर्क नहीं है, वो गोली की वजह से ठीक हो गया मैं, हो सकता है कि वो पूरी गोली यूजलेस है, ये फिजियोथेरेपी से हो गया, या हो सकता है कि 80% उसका इम्पैक्ट है, 20% इसका है। तो फिजियोथेरेपी का इम्पैक्ट कितना है ये जानना है मुझे, तो मेडिसिन लेना नहीं चाहिए था। मेडिसिन का इम्पैक्ट कितना है ये जानना है तो, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग एज्यूम करते कि ये नहीं होता तो उसकी वजह से कितना चेंज होता, तो वेरिएंस तो क्रिएट होगा ना भाई, करेक्ट और नॉट? मतलब नंबर ऑफ ट्रीज इतने चेंज हो गए तो रेनफॉल पे क्या इंपैक्ट आएगा, बट रेनफॉल पे क्या नंबर ऑफ ट्रीज एक ही फैक्टर काम कर रहा है क्या? 10-25 फैक्टर काम कर रहे हैं उधर। यहाँ पे तो मैंने 2 एग्जांपल बताया था अभी सिर्फ, मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी, यस और नो? मेरी मम्मी ने कुछ कुछ हल्दी वल्दी कुछ लगा दी, मेरी मम्मी को लगता है कि उसकी वजह से ठीक हो गया, मेरी बीबी को लगता है कि मेडिसिन की वजह से ठीक हो गया, वो फिजियोथेरेपी वाली लगता है कि मेरी वजह से ठीक हो गया ये, करेक्ट और नॉट? मुझे लगता है कि ये तीनों बेकार है, मेरा विल पावर अच्छा है, करेक्ट और नॉट? हर एक के अपने अपने फैक्टर है ना भाई, हर एक के अपने अपने फैक्टर है, बट किसका इंपैक्ट कितना है ये एग्जैक्टली फाइंड करना बहुत मुश्किल है, करेक्ट और नॉट? किसकी किसका, इसलिए तो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट आया ना सेटेरिस पैराबस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, समझाया नहीं? वो बोल रहा है भाई जो हम स्टडी कर रहे हैं वो छोड़ के बाकी को कांस्टेंट करो पहले, तो मैं इसका इंपैक्ट फाइंड कर पाऊंगा, बाकी के कांस्टेंट नहीं हो रहे तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ये कैसे समझेगा मुझे, करेक्ट और नॉट? जब 4 वेरिएबल्स 4 फैक्टर एट अ टाइम काम करते हैं तो एक फैक्टर की वजह से क्या इंपैक्ट है ये जानने के लिए अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट करना पड़ता है, यस और नो? चलो, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन दोनों समझा क्या? क्या फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को, बोलो? आर स्क्वायर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर। कैन आई से कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 100%, मतलब 1.00, डू यू एग्री? लिखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, नॉन डिटर्मिनेशन, दोनों का टोटल कितना आएगा? 1.00, मतलब परसेंटेज में बोलना है तो 100%। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, अच्छा फॉर्मूला भी लगाओ यार, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है? आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1 ही बचा ना, है या नहीं? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, आंसर इज 1.00। ये आगे के 2 सेंटेंस आपको स्ट्रेट याद करना है बच्चों, इसके अननेसेसरी डायग्राम एंड प्रूफ्स में मत जाओ, समझा क्या? क्या 2 सेंटेंस है? टू रिग्रेशन लाइन्स विल बिकम, टू रिग्रेशन लाइन्स विल बिकम आइडेंटिकल, हाँ बोलो, दैट इज दे कोइंसाइड व्हेन r इज इक्वल टू -1 और r इज इक्वल टू +1। इसको टेक्सचुअल फॉर्म में मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? टू रिग्रेशन लाइन्स विल कोइंसाइड when there is a perfect positive correlation और perfect +1 -1 मतलब क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। लिखो टू रिग्रेशन लाइन्स विल कोइंसाइड, टू रिग्रेशन लाइन्स, टू रिग्रेशन लाइन मतलब कौन से? y on x एंड x on y। गए भाई स्टूडेंट मेडिटेशन में, है कि नहीं? ब्रेकफास्ट होते ही गया सब, हाँ? टू रिग्रेशन लाइन्स विल, बोलो, coincide when there is perfect positive or perfect negative correlation, perfect positive or perfect negative correlation. Two regression lines will coincide when there is a perfect positive or perfect negative correlation, when there is a perfect positive or perfect negative correlation. Do you agree?
इफ r इज इक्वल टू 0 देन रिग्रेशन लाइन्स आर बोलो परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब टू रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ देर इज नो कोरिलेशन. इफ देर इज नो कोरिलेशन. समझता है कि आपको? मतलब दोनों एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक दूसरे कोई संबंध ही नहीं. यस और नो? एक्स की वजह से वाई क्या आएगा, वाई की वजह से एक्स क्या आएगा, कोई प्रेडिक्ट करने का संबंध ही नहीं है. इज दैट क्लियर? if r is equal to 0 then regression lines are perpendicular to each other. Next, when there is no correlation between two variables regression lines are perpendicular. क्या ऐसे यही सेंटेंस लिखा है नीचे? नहीं समझ रहा है आपको? यही सेंटेंस लिखा है, दिख रहा है क्या? when there is no correlation मतलब ये r is equal to 0 ना. regression lines are perpendicular to each other. regression lines are perpendicular to each other. is that clear my friends? next, particulars am दिया हुआ है, तो मैथ्स के मार्क्स को उन्होंने x बोला है, स्टैट के मार्क्स को y बोला है. ओके, एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड स्टैट हैव बीन गिवन टू यू व्हिच इज इक्वल टू 0.75. समझा आपको? ये क्वेश्चन है. चलो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग. पहला क्वेश्चन क्या है बोलो? फाइंड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. तो ऐसे लिखो, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x. इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x. बोलो क्या इक्वेशन होता है? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार. तो बोलो y माइनस वाई बार कितना है? 92. बी वाई एक्स इज 0.75 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू एक्स माइनस एक्स बार कितना है? 88. नहीं समझा आपको? समझा? y माइनस 92 इज इक्वल टू 0.75 इंटू 12/10 का आंसर बताओ कितना है? पॉइंट. तो 0.90 क्या है मुझे बताओ? 0.90 क्या है? बी वाई एक्स है कि नहीं है या नहीं? इंटू एक्स माइनस 88. सही है. तो y माइनस 92 इज इक्वल टू बोलो कितना आता है? 0.90 x माइनस 88 इंटू 0.90 इज 79.20. तो एक काम करो, 92 को इधर ले लो. तो 92 माइनस 79.20 इज इट 12.80. 12.80 प्लस 0.90 x. एक मिनट ध्यान दो बच्चों, जो इक्वेशन है मैंने किस फॉर्म में लिखा है फाइनली देखो जरा. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो b की जगह क्या आया? बी वाई एक्स 0.90 जो बी वाई एक्स था. b की जगह क्या है? 0.90 आया जो बी वाई एक्स था. सही है. सो दिस वाज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. सही है क्या? ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. सेकंड क्वेश्चन इधर सॉल्व करता हूं, चलेगा क्या? रिग्रेशन लाइन ऑफ बोलो x ऑन y. रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y. ध्यान दे रहे हो बच्चों? चलो बोलो रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y क्या रहता है? जल्दी बताओ. x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. तो x माइनस 88 इज इक्वल टू r कितना है? 0.75 इंटू 10/12 इंटू बोलो y माइनस 92. तो टेल में x माइनस 88 इज इक्वल टू 0.75 इंटू 10/12 कितना आता है? 0.625. तो 0.625 ये क्या है? बी एक्स वाई. तो x माइनस 88 इज इक्वल टू 0.625 y माइनस 92 इंटू 0.625 57.50. चलो 88 को उधर लेके जाओ. 88 माइनस 57.50 इज इट 30.50 प्लस बोलो 0.625 y. समझा क्या? अब बताओ ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में लिखा मैंने? x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई. तो b की जगह क्या है? बी एक्स वाई. बी मतलब क्या? बी एक्स वाई. मुझे बताओ बी वाई एक्स क्या था? बी वाई एक्स क्या था इस क्वेश्चन में? बी वाई एक्स क्या था? 0.90. ले लो कैलसी पे 0.90. बी वाई एक्स लिया क्या? इंटू करो इंटू. बी एक्स वाई क्या था बताओ? 0.625 इंटू 0.625 करो. क्या आया बोलो? 0.5625. ये क्या रहेगा? आर स्क्वेयर. इसका स्क्वेयर रूट लो. आर 0.75. देखो क्वेश्चन में 0.75 था. जस्ट एक क्रॉस चेक. समझ रहा है क्या? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का प्रोडक्ट आर स्क्वेयर आता है. उसका स्क्वेयर रूट किया तो आर आ जाएगा. कुछ गया दिमाग में? तीसरा क्वेश्चन क्या है बताओ? तीसरा क्वेश्चन, इफ y इज 90 x इज हाउ मच. तो देखो मैं तीसरा कहाँ लिख रहा हूँ? सही जगह लिख रहा हूँ क्या? क्योंकि y इज 90 सॉरी क्या बोला है उन्होंने? इफ
x is 95, y is how much? तो x is 95, y is how much? तो क्या estimate करना है? y estimate करना है या x? y estimate करना है, तो y estimate करना है तो y on x. तो if x is 95, y is how much? तो as we have to estimate y, we need to use regression line of y on x. तो बोलो y is equal to क्या आएगा, जल्दी बताओ. 12.80 प्लस 0.90 इंटू 95, सही है. तो 95 इंटू 0.90 प्लस 12.80, आंसर इज 98.30, सही है. चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या है बताओ. इफ बोलो y is 90, x is how much? तो here x is to be estimated, तो x estimate करना है तो you have to use regression line of x on y. तो x is equal to बोलो 30.50 प्लस 0.625 इंटू y कितना है बोलो 90. तो 90 इंटू 0.625 प्लस 30.50, आंसर इज 86.75. 86.75 is answer. X is equal to 86.75. I hope you are getting this. X is equal to 86.75. Y on X, X on Y दोनों मिल गए क्या? तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए, चारों क्वेश्चन सॉल्व हुए क्या बताओ. ओके, एक ध्यान दो यहाँ पे, मुझे यहाँ पे रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y दिया था क्या? समझा क्या? एक काम करो, मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे. लेट्स से अनदर क्वेश्चन. समझा क्या? ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? if regression equations are y is equal to 12.80 plus 0.90x and x is equal to 30.50 plus 0.625 y. ध्यान दे रहे हो क्या? क्वेश्चन इज फाइंड x बार y बार, फाइंड x बार y बार. अब हमें आंसर पता है इसका, x बार y बार क्या आना चाहिए? 88 या 92 आना चाहिए. नहीं समझा नालायकों को. अरे ऊपर का ही क्वेश्चन है भाई, 88, बट तुम इसको फ्रेश क्वेश्चन ऐसे समझो, अभी ऊपर का भूल जाओ ये क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन ऐसे समझो. क्या आंसर आना चाहिए? 88 या 92 आना चाहिए कि नहीं? बता दो कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, याद है क्या आपको? टू रिग्रेशन लाइंस विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट x बार y बार. मतलब इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली वी गेट x बार y बार. तो बताओ पहला इक्वेशन क्या था, जल्दी बताओ. y इज इक्वल टू 12.80 प्लस 0.90x. दूसरा इक्वेशन क्या था बोलो? x इज इक्वल टू बोलो 30.50 प्लस 0.625 y. ये देखो मैं कैसे लिखा, चेक करो. समझा क्या? y की जगह सब इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एज गुड एज आई एम सॉल्विंग साइमल्टेनियसली ना. तो बोलो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जल्दी बताओ. 30.50 प्लस करो 0.625 इंटू 12.80, इज इट 8 प्लस 0.625 इंटू 0.90, 0.5625 x. सही है क्या? देयरफॉर ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? बोलो x माइनस मतलब 1 माइनस 0.5625, 1 माइनस 0.5625, इज इट 0.4375x. 0.4375x is equal to 38.50 is equal to, तो 38.50 डिवाइड बाय 0.4375, क्या आंसर आया? 38.50 डिवाइड बाय 0.4375, आंसर 88. देखो x 88 आया कि नहीं? x 88 आया कि नहीं? पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, y की जगह लिखते हैं. तो बोलो y इज इक्वल टू 12.80 प्लस 0.90 इंटू x कितना है बोलो 88. तो करो 88 इंटू 0.90 प्लस 12.80, क्या आंसर आ रहा है? 92. तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 88 एंड 92 आया कि नहीं? तो बोलो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस क्या आया बोलो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस क्या आया मेरे भाई? 88, 92 आया कि नहीं? एंड दिस वाज नथिंग बट इट वाज x बार y bar. Do you agree? तो two regression lines will always intersect at point. कौन सा point? Two regression lines will always intersect at point x bar y bar. x bar y bar. Two regression lines will always intersect at point x bar y bar. कुछ गया दिमाग में? टफ था बच्चों ये?
two regression lines will always intersect at point x bar y bar. Next, point number 28. यहां तक समझा क्या सबको? समझा क्या? देखो दिखने के लिए देखो बच्चों, एक पॉइंट नंबर 27 एक पॉइंट है अपना. कितने क्वेश्चन है? फाइंड रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, x ऑन y, x दिया है, y पूछा है, y दिया है, x पूछा है, फिर और दो क्वेश्चन ऐड किए मैंने नीचे. दिखता है क्या? नेक्स्ट, r will always lie between -1 and +1. Do you agree? R square will always lie between 0 and 1. Therefore byx and bxy will always lie between 0 and 1, क्योंकि r square ही byx and into bxy होता है ना. Yes or no? तो can I say product of two regression coefficients will always lie between 0 and 1? Product of two regression coefficients will always lie between 0 and 1. लिखो एक यहाँ पे सेंटेंस, प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोइफिशिएंट्स विल ऑलवेज, बोलो मेरे भाई, लाई बिटवीन 0 and 1. Will always lie between 0 and 1. Product of two regression coefficients will always lie between 0 and 1.00. Do you agree? तो बताओ बच्चों, अगर एक रिग्रेशन कोई byx एंड bxy में से एक भी अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो दूसरे को लेस देन 1 रहना ही पड़ेगा. नहीं समझा आपको? एंड एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. समझा ना? ऐसा रहा तो रॉन्ग डेटा. इज दैट क्लियर? समझ है आपको? ये या तो r byx एंड bxy तीनों पॉजिटिव रहते हैं या तीनों निगेटिव होता है. एक याद रखो, byx निगेटिव रहा तो r निगेटिव ही रहेगा. यस और नो? bxy पॉजिटिव रहेगा तो r भी पॉजिटिव रहेगा एंड दूसरा कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव रहेगा. या तो तीनों पॉजिटिव रहते हैं या तीनों निगेटिव रहते हैं. तो अब मुझे बताओ, क्या ना से byx एंड bxy में से एक भी अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो दूसरा लेस देन 1 होगा ही. एंड ऐसा लेस देन 1 होगा कि प्रोडक्ट लेस देन 1 आना चाहिए. यस और नो? बट अगर एक byx एंड bxy एक लेस देन 1 रहेगा तो दूसरा ग्रेटर देन 1 होना जरूरी नहीं है. दोनों लेस देन 1 रह सकते. क्यों रह सकते? दोनों लेस देन 1 रहा तो प्रोडक्ट लेस देन 1 ही रहेगा ना यार. करेक्ट है? बट दोनों ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं रह सकते? समझो byx 1.50 है एंड bxy 2.50 है. अब 1.50 इंटू 2.50 कहां जाएगा? यस और नो? हमें तो प्रोडक्ट 1 के अंदर चाहिए. तो एक ग्रेटर देन 1 रहेगा तो दूसरा लेस देन 1 रहेगा ही. बट अगर एक लेस देन 1 रहेगा तो दूसरा लेस देन 1 भी रह सकता है एंड ग्रेटर देन 1 भी ऐसा रह सकता है कि प्रोडक्ट लेस देन 1 आ जाए. समझा आपको? ये मतलब एक ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि भाई दूसरा लेस देन 1 चाहिए फिर. बट एक लेस देन 1 है तो दूसरा क्या है हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेस देन 1 भी रह सकता है, ग्रेटर देन 1 भी रह सकता है. इन शॉर्ट, दोनों के दोनों ग्रेटर देन 1 नहीं रह सकते, बाकी कुछ भी हो सकता है. इज दैट क्लियर? दोनों के दोनों ग्रेटर देन 1 नहीं रह सकते एंड दोनों ऐसा रहेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 1. 1 नहीं, लेस देन और इक्वल टू 1. बिटवीन 0 एंड 1 यार. क्लियर है ना यार? बिटवीन 0 एंड 1 क्या दिख रहा है आपको? byx into bxy is between 0 and 1. Is that clear? Okay, next 29. If byx is greater than 0 then bxy is less than 0. Can I say this is impossible? ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? This is impossible बोल सकता हूं क्या? क्यों बोलो? क्यों ऐसा होगा? एक ग्रेटर देन 0 है, दूसरा लेस देन 0 है. मतलब एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है. दिस इम्पॉसिबल. नहीं समझा आपको? या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों निगेटिव रहेंगे. एंड अगर कोई बोल रहा है कि ये ऐसा डेटा है तो इट्स रॉन्ग डेटा. देन इम्पॉसिबल है कि एक ग्रेटर देन 1 है, दूसरा सॉरी एक ग्रेटर देन 0 है, दूसरा लेस देन 0 है. कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू 2 पॉइंट, byx दिया हुआ है, bxy दिया है एंड सॉरी r भी दिया हुआ है, bxy पूछा है. ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? ध्यान दे रहे हो क्या? बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? r स्क्वेयर इज इक्वल टू bxy इंटू byx. r स्क्वेयर इज 0.80 का स्क्वेयर. byx कितना है? 2.50 इंटू bxy. देयरफॉर bxy इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? 0.80 का स्क्वायर 0.64 है, डिवाइड बाय 2.50. आंसर इज 0.256. Is it 0.2560? Is bxy? Any doubt my friends? Next, bxy दिया है, byx दिया है, r पूछा है. करोगे क्या सॉल्व? एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो, जस्ट एक मिनट प्लीज 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 ध्यान दो सब लोग. मुझे बताओ r स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? बाद में लिखो बच्चों,
बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये क्या आता है, बी वाई एक्स क्या है -0.20 इंटू -1.56, तो 1.56 इंटू 0.20 का आंसर 0.312 है, 0.312 है, ये आर स्क्वेयर है ना, तो आर क्या आएगा बोलो, अंडर रूट 0.312 है या नहीं, तो कितना था 0.312 का स्क्वायर रूट 0.55, चलो 857 कर देता हूँ, चलेगा क्या, बट देखो बच्चों ये आंसर निगेटिव रहेगा, समझा क्या आपको, क्यों निगेटिव, क्योंकि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई निगेटिव है। जनरली स्टूडेंट को क्या होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर पॉजिटिव आते हैं, उसके बाद में लगता है कि आर स्क्वायर पॉजिटिव आए तो आर पॉजिटिव ही है, आर स्क्वायर पॉजिटिव रहा तो आर पॉजिटिव रहना जरूरी है क्या, स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव है वो, बट आर तो निगेटिव आएगा, बट पॉजिटिव भी आ सकता है क्या, यहाँ पे कैसे आ सकता है यार, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों निगेटिव है। अच्छा अगर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते तो ही आर पॉजिटिव आता, क्या बोला है मैंने, या तो तीनों पॉजिटिव रहते या तीनों निगेटिव, एंड यहाँ पे बहुत क्लियर है कि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों निगेटिव है, तो आर हैज टू बी निगेटिव, आर हैज टू बी निगेटिव, बट जनरली स्टूडेंट वो पॉजिटिव को टिक करके आ जाता है, समझते हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो तीनों पॉजिटिव रहेंगे या तीनों निगेटिव रहेंगे, लिख लिया क्या आपने, आर इज -0.55857, सही है बच्चों। नेक्स्ट बी एक्स वाई दिया है, बी वाई एक्स दिया है, आर पूछा है, कैन आई से इट इज रॉन्ग डेटा, क्यों इट इज रॉन्ग डेटा, इट इज रॉन्ग डेटा एज बोलो बी एक्स वाई इज निगेटिव एंड बी वाई एक्स इज पॉजिटिव विच इज इम्पॉसिबल, डू यू एग्री, तो एज की जगह ब्रैकेट में लिखता हूं उसके सामने विच इज बोलो इम्पॉसिबल, क्यों इम्पॉसिबल, क्योंकि तीनों का साइन सेम होना चाहिए, सीधी सी बात है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कर लिया तो प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, एंड प्रोडक्ट आर स्क्वायर हो सकता है, प्रोडक्ट आर स्क्वायर होता है, एंड आर स्क्वायर निगेटिव कैसे पॉसिबल है भाई, समझा क्या आपको ये। नेक्स्ट बी वाई एक्स दिया है, बी एक्स वाई दिया है, आर स्क्वायर पूछा है, करेंगे सॉल्व, चलो बोलो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हाँ चलो फॉर्मूला लिखते पहले, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, कितना है बी वाई एक्स 1.82 इंटू 0.90, तो 1.82 इंटू 0.90 आंसर 1.638, सही है क्या, तो आर क्या रहेगा 1.638 का स्क्वायर रूट, क्या आंसर है, करेक्ट है क्या फिर वो, दिस इज रॉन्ग डेटा, क्यों, दिस इज रॉन्ग डेटा बोलो एज, ये आर स्क्वायर है ना भाई, एज बोलो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर इज 1.00, एंड यहाँ पे 1.638 आ रहा है जो गलत ही है, समझा क्या, आर स्क्वेयर का मैक्सिमम वैल्यू ही 1.00 होता है, तो 1.638 पॉसिबल ही नहीं है, समझा क्या आप, तो इट्स रॉन्ग डेटा, ऑप्शन में रहेगा रॉन्ग डेटा, समझता है कि आपको ये। चलो नेक्स्ट एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, आर दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई दिया है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स दिया है वाई पूछा है, एक्स दिया है, एक मिनट सब लोग अच्छे से ध्यान दो, सब लोग अच्छे से ध्यान दो, एक्स दिया वाई पूछा है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए, रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो मुझे बताइए ऐसे सॉल्व कर सकता हूं क्या मैं, बोलो वाई माइनस वाई बार कितना है 80 इज इक्वल टू, हाँ बोलो -0.85 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई कितना है 18 डिवाइडेड बाय 10 इंटू एक्स कितना है बोलो 35 माइनस 90, बस ये सॉल्व करके कैलसी पे आ सकता है क्या, करो कैलसी पे, 35 माइनस 90, 35 माइनस 90 किए क्या, इंटू 18 किए क्या, डिवाइड बाय 10 इंटू 0.85 करके प्लस माइनस का बटन दबाओ, मतलब माइनस हो जाएगा वो जो भी आया प्लस 80, टेल मी वेदर y इज इक्वल टू 164.15, नहीं समझा आपको, समझा क्या मेरे भाई, कौन सा इक्वेशन यूज किया बताओ, कौन सा इक्वेशन यूज करना, बोलो x इज इक्वल टू 35 था एंड y इज इक्वल टू हाउ मच पूछा था ना, तो कौन सा इक्वेशन यूज किया भाई, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, तो यहां पे लिखता हूं मैं वी शुड यूज रिग्रेशन लाइन ऑफ, बोलो रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, एंड बताओ सेकंड इसमें क्या यूज करना चाहिए हमने, वी शुड यूज रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, तुम खुद यूज करके आंसर लाओगे क्या, लाओ आंसर,
टेल मी वेदर फाइनल आंसर इज 81.169. कुछ गलत रहा तो बताओ मुझे. इतना आ रहा है कि 81.169, 169,444 ऐसा कुछ है. गलत है क्या? सही है भाई. रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई यूज किया. नहीं समझता रहेगा ये. बराबर है ना? आए कैसे आंसर? मंद है अपना बस. कब एक्स ऑन वाई कब अच्छा हम इक्वेशन क्यों नहीं फाइंड किए? इक्वेशन फाइंड करके कुछ करना है? इक्वेशन का आंसर डालना है क्या अपने को? इक्वेशन यूज किया ना डायरेक्टली. करेक्ट और नॉट? वो अल्टीमेटली रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स फाइंड करो बोला ही नहीं था उसने. उसने बोला था भाई जब एक्स कितना है बोलो 35 है तो वाई फाइंड करो. तो फाइंड करने का तो काम किया ही ना हमने. दूसरा क्वेश्चन था जब वाई 98.70 है तो एक्स कितना कर लिया क्या फाइंड फिर हमने. टफ था बच्चों ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ r is equal to 0.75 find coefficient of determination and coefficient of non determination. करो कंप्लीट ये खुद. when r is equal to 0.75 तो r is equal to 0.75 है बच्चों. तो बोलो कोइफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का क्या फॉर्मूला है? आर स्क्वायर. लिखो कोइफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. कोइफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.75 का स्क्वायर. बोलो 0.75 का स्क्वायर कितना आता है? 0.5625. एंड कोइफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन. कोइफिशिएंट ऑफ बोलो मेरे भाई नॉन डिटर्मिनेशन क्या आएगा? बोलो 1 माइनस आर स्क्वायर. तो टेल मी इज इट 1 माइनस 0.5625? आंसर इज 0.4375. yes or no? therefore you can say my friends explained variance. क्या बोलो? explained variance is 56.25%. समझ आया क्या आपको ये? एंड बोलो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस क्या रहेगा? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस मतलब ही कोई विन ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन. समझ आया ना? कितना बोलो? 43.75%. ये इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा क्या? तो अगर मुझे आर दिया है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस. कभी कभी वो ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएंस आउट ऑफ टोटल वेरिएंस. तो टोटल वेरिएंस का 56.25% इज एक्सप्लेन्ड एंड 43.75% इज अनएक्सप्लेन्ड. मतलब बारिश पे जो ट्रीज है उसका इंपैक्ट इज 56.25% एंड बचा हुआ वेरिएंस, बचा हुआ बारिश पे इंपैक्ट किसका है? दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड. वी डोंट नो. देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स. देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स. समझा क्या? पक्का? ओके चलो नेक्स्ट. एक्स एंड वाई की वैल्यूज दिए. दिख रहा है क्या बच्चों? फाइंड आर. बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में आर कितना है? कितना है आर? एक्स 35 का 28 हुआ मतलब कम हुआ एंड वाई भी कम हुआ तो आंसर इज 1. याद है क्या आपको ये? नेक्स्ट केस में आर इज इक्वल टू एक्स 200 का 180 हुआ एंड वाई 500 का 600 हुआ. एक्स कम हुआ वाई बड़ा. आंसर -1. नेक्स्ट एक्स 200 का 250 हुआ कम बढ़ा एंड वाई कम हुआ अगेन -1. नहीं समझा आपको ये? कब +1 कब -1 समझता है क्या? बट ये हमें इतना फास्ट सॉल्व हुआ क्योंकि n 2 था. अगर n 3 ऑब्जर्वेशन में रहते तो चुपचाप हमको वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन सब करना पड़ता. अपने को फॉर्मूला यूज करना ही पड़ता. ये दिस शॉर्टकट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर n इज इक्वल टू 2. लिखो यहां पे दिस शॉर्टकट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर. दिस शॉर्टकट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बोलो n इज इक्वल टू 2. जब नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 रहा तो ही ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 रहा तो ही ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इफ c इज इक्वल टू 5. c मतलब क्या है बच्चों? मतलब नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ कंकरेंट डिविएशंस. नहीं समझा नालायक को? नंबर ऑफ कंकरेंट डिविएशंस कितने हैं? 5 है. मतलब 5 पॉजिटिव साइंस है
एंड टोटल कितने साइंस है 11, मतलब निगेटिव साइन 6 रहेंगे, तो आंसर निगेटिव आने वाला है पक्का। समझा क्या? तो m इज इक्वल टू क्या रहेगा 11, है या नहीं? m मतलब क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 12 माइनस 1 से लाया रहेगा ये। नहीं समझा आपको? कुछ जाता है क्या दिमाग में? चलो अपने को क्या करना है, डायरेक्ट m दिया हुआ है ना बच्चों, तो बोलो कोई मेरा कंकरेंट डिविएशन r इज इक्वल टू पूछा है, करेंगे सॉल्व। तो एक काम करो, प्लीज प्लीज ध्यान दो, पहले अंडर रूट वगैरह भाड़ में जाने दो, 2c माइनस एम डिवाइड बाई एम का पहले आंसर लाने का। समझा क्या? 2c माइनस एम डिवाइडेड बाय एम, तो 2 इंटू सी कितना था बताओ? 5, 5 था ना ये, माइनस 11 डिवाइडेड बाय 11। अच्छा ये आंसर पॉजिटिव आया या निगेटिव आया? ये आंसर पॉजिटिव आया या निगेटिव आया? निगेटिव आया बच्चों, बराबर है ना? यस और नो? ये आंसर पॉजिटिव आया या निगेटिव आया? निगेटिव आया, तो निगेटिव कितना आया? -1/11। तो अब बताओ अंदर का जो प्लस माइनस है उसमें क्या अप्लाई होगा? माइनस अप्लाई होगा ना, एंड फिर माइनस माइनस प्लस होगी, स्क्वायर रूट तो आ जाएगा एटलीस्ट। बट जब स्क्वायर रूट आएगा तब उसको हम माइनस साइन ही लगा देंगे। तो अब काम करो, 1/11 ले लो कैलसी पे, पहले जो है 0.9090 ऐसा है क्या कुछ, उसका स्क्वायर रूट ले लो। बोलो क्या आंसर है? -0.3015 अप्रोक्सीमेटली, -0.3015। तो देयर इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। नहीं समझा रहेगा अभी? -0.3015 आंसर निगेटिव है, समझा क्या आपको ये? क्योंकि 11 में से 5 पॉजिटिव साइन थे तो 6 निगेटिव थे, तो आंसर तो नेगेटिव आना ही है। फॉर्मूला यूज कर लिया, बराबर आ जाता। एक ही है सिंपल, अंदर तुमने नेगेटिव यूज करना पड़ा ना तुम्हें, क्योंकि 2c माइनस एम डिवाइड बाई एम का आंसर नेगेटिव आया था। उससे भी सिंपल शॉर्टकट, 2c माइनस एम निगेटिव, फाइनल आंसर निगेटिव। 2c माइनस एम डिवाइड बाई एम पॉजिटिव, फाइनल आंसर पॉजिटिव। तो 2c माइनस एम डिवाइड बाई एम का आंसर निगेटिव आया था, तो फाइनल आंसर भी निगेटिव। सही है। नेक्स्ट, इफ कोवेरिएंस ऑफ x एंड y इज 0 देन r इज 0। क्यों? क्योंकि r का क्या फॉर्मूला है? कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। तो कोवेरिएंस 0 रहेगा तो r 0 रहेगा ही। इफ कोवेरिएंस ऑफ x एंड y इज पॉजिटिव देन r इज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव है मतलब 0 और 1 के बीच में। देखो मैंने क्या लिखा है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। यस और नो? एंड बताओ इफ कोवेरिएंस ऑफ x एंड y इज नेगेटिव, इसका मतलब r भी नेगेटिव रहेगा। एंड नेगेटिव रहेगा मतलब क्या रहेगा? 0 और -1 के बीच में रहेगा, 0 और -1 के बीच में रहेगा। ये कंसेप्ट समझा क्या? पक्का? कोवेरिएंस ऑफ x एंड y 0 रहा तो r भी 0, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y पॉजिटिव, r विल बी बिटवीन 0 एंड 1। समझा? एंड इफ कोवेरिएंस ऑफ x एंड y नेगेटिव देन r विल बी बिटवीन 0 एंड -1, r विल बी बिटवीन 0 एंड -1। कुछ गया दिमाग में? पक्का? नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो बोल रहा है? बोलो। कोवेरिएंस ऑफ x एंड y टू, हाँ बोलो, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। सही बोल रहा है? सही बोल रहा है कि नहीं? इज इक्वल टू r, मतलब r का फॉर्मूला बता रहा है। यस और नो? तो r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। नेक्स्ट, प्रिपेयर बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा। ओके, जैसे मैंने आपको रेगुलर बैच में बताया था, याद रहेगा कि ये एग्जैक्टली थोड़ा कंफ्यूजन है, इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में दिया भी है बट बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, उनको थोड़ा कंफ्यूजन है कि अपने को सिलेबस में रखना है या नहीं रखना है, तो अपन सीख लेते, बेटर वही है ना। ओके, प्रिपेयर अ बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। ध्यान है क्या सबका? सबका ध्यान है या नींद ले रहे हो? तो थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहो, हाँ हूँ बंद करो यार, क्लास में बैठ के बेशर्म की तरह हाँ कर रहे, तो मुंह पे हाथ तो रखने का यार कम से कम। बचपन में स्कूल में पढ़ाते हैं ना ये, तो माँ बाप ने सिखाया रहेगा, स्कूल में बताया रहेगा, नहीं? सब बेटा खाना मतलब ब्रेकफास्ट ऐसे अंदर गया कि चालू हो गया ना, सिग्नल चालू होता रहेगा ऐसे दिमाग में, टक 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 करता रहेगा। सो जा भाई। चलो करना क्या कंटिन्यू? बोलो क्या बोल रहा है ये?
Prepare a bivariate frequency table for the following data relating to marks in stat and marks in maths. तो स्टैट के मार्क्स को उन्होंने x बोला है, स्टैट के मार्क्स x है बच्चों, स्टैट के मार्क्स x है एंड मैथ्स के मार्क्स y है, बराबर ना? ओके कितने स्टूडेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 14 स्टूडेंट्स है क्या? ओके तो पहला स्टूडेंट को, हाँ बोलो, एक्स वाई क्या है? बोलो 12 18, क्या है? 12 18, तो 12 x 12 एंड y 18, ये ऑब्जर्वेशन इधर रहेगा, नहीं समझा आपको? x 12 y 18 नालायक को समझता है क्या? दूसरा x2 y 16, x2 y 16 इधर रहेगा क्या? x 12 एंड y 3 इधर रहेगा क्या? x 19 y 12 इधर रहेगा क्या? 5 8 इधर रहेगा क्या? 8 2 इधर रहेगा क्या? 13 14 इधर रहेगा क्या? 2 6 इधर रहेगा क्या? गलत होगा कुछ? चलो पहले से बताओ। 12 18 इधर है, सही है? 2 16 इधर सही है क्या? x2 y 16 2 16 सही है क्या? लेफ्ट में x है, ऊपर y है, 2 16 इधर है, 12 3 इधर रहेगा क्या? 19 12 इधर, 5 8 इधर, 8 2 सॉरी 8 2 इधर रहेगा, 8 2 इधर रहेगा ना? 8 2 डू यू एग्री? उसके बाद 13 14 इधर रहेगा, 13 14, देन 2 6 इधर, 2 6 रहेगा कि नहीं? 13 19 ये इधर, सही है? 6 10, अच्छा एग्जैक्ट 10 कहाँ रहता है? 10 to 20 में रहता है या 0 to 10 में रहता है? 10 to 20 में, तो बोलो 6 10 इधर रहेगा क्या? रहेगा क्या? 6 10, देन 2 12 इधर ही रहेगा, 14 2 इधर रहेगा वो, 14 2, 18 5 18 5 इधर ही रहेगा ना? यस और नो? 20 1 भी इधर ही रहेगा, नहीं समझा आपको? तो टेल मी दिस इज 3 4, आ रहा है कि नहीं ऐसे? 3 4, दिस टोटल इज 6, दिस टोटल इज 8, ये 14, 7 7, सही है? कोई डाउट है इसमें? ये जो हमने लाइन खींचा था उसको टैली मार्क बोलते हैं, टैली मार्क्स रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी। अब बताओ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ध्यान दे रहे हो क्या? तो मुझे बताओ एक्स के वैल्यूज क्या क्या थे, जल्दी बताओ। 0 to 10, 10 to 20, ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये एक्स के वैल्यूज थे ना भाई? एंड बताओ इसका टोटल क्या था? 6 8, क्या था टोटल? तो उसका फ्रीक्वेंसी 6 8, दिस इज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। समझा क्या आपको? दिस इज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। बहुत टफ था क्या? नेक्स्ट, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। वाई की वैल्यूज क्या क्या थे बोलो? 0 to 10, 10 to 20, तो वाई की वैल्यूज देखो जरा ऊपर की टेबल में, एंड बोलो उसका टोटल क्या था? 7 7, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई है। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूरा टोटल कैलकुलेट करते हैं हम लोग, समझता है क्या? तीसरा क्वेश्चन क्या है बताओ? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स व्हेन y इज, चलो x कितना होता है बोलो? 0 to 10, 10 to 20, बट क्वेश्चन क्या बोला? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x व्हेन, बोलो y इज, व्हेन y इज, बोलो मेरे भाई, y इज 10 to 20, तो व्हेन y इज 10 to 20 मतलब ये, नहीं समझा आपको? y इज 10 to 20 मतलब यही ना? करेक्ट है। y इज 10 to 20 रहेगा तो x क्या रहेगा? तो क्या रहेगा बोलो? 3 4, तो ये 3 और ये 4, नहीं समझा रहेगा अभी। x क्या रहेगा जब y 10 to 20 है तब, समझा आपको ये? चलो और बताओ क्या क्वेश्चन पूछा नेक्स्ट? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y व्हेन x इज 0 to 10, तो y क्या रहता है? 0 to 10 एंड 10 to 20, उसका फ्रीक्वेंसी बोलो। जब x 0 to 10 है, जब x 0 to 10 है तो मतलब ये x 0 to 10 रहा तो y के क्या वैल्यू रहते हैं बोलो? 3 3, तो 3 3, समझा आपको ये? तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क समझा क्या?
कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क समझा क्या? पक्का बच्चों? ओके क्या बोल रहा है देखो, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज द, बोलो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज द frequency distribution of one variable x or y across the other variables full range. other variables full range मतलब टोटल आएगा ना वो. समझा क्या? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x मतलब क्या? x के डायरेक्ट टोटल ही लिए जाएंगे, y कुछ भी हो सकता है उसमें. एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y में क्या लिया जाता है? बोलो, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y में क्या लिया जाता है? y का डायरेक्ट टोटल, जहां पे x कुछ भी हो सकता है. And conditional distribution is the, बोलो, frequency distribution of one variable across a particular subpopulation. मतलब conditional distribution of x when y is 10 to 20, conditional distribution of y when x is something. ऐसा होता है. समझता है क्या आपको? ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशन है ऑब्वियसली. समझता है क्या? तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये दोनों याद रहेंगे क्या? रट्टा मार के याद करना पड़ेगा क्या? हाँ चलो, एक और एक टेबल है मैंने बना के दिया है पूरा. दिख रहा है क्या आपको? ये मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन से ये टेबल ऑलरेडी बनाया है, ऐसे समझो. समझा क्या? हाँ चलो बोलो, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बताओ. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स की वैल्यू बोलो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. तो बोलो एक्स का हाँ टोटल क्या रहेगा? बोलो जल्दी. 95, 134, 144, 194. मतलब y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बच्चों. x 0 to 10 रहा. समझा क्या आपको? ये x का डिस्ट्रीब्यूशन है ना भाई, तो x के टोटल्स लिए गए. यस और नो? अब बताओ, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, विल यू कंप्लीट ऑन योर ओन? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, तो y एंड फ्रीक्वेंसी. चलो बताओ y की वैल्यूज. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Frequency 61, 180, 141, 147, 197. एंड 726 नहीं आ रहा है, वो ग्रैंड टोटल है. बराबर है ना? वो यहाँ पे नहीं आएगा. बराबर है? लिखना है तो फिर वो समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू लिख सकते हो आगे. बराबर है ना? कुछ गया दिमाग में? दिस इज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई. अब बताओ, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स व्हेन y इज 30 to 40. एक मिनट ध्यान दे रहे हो क्या? y इज 30 to 40 मतलब ये नहीं समझा आपको? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स व्हेन y इज 30 to 40. तो बोलो x के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? जल्दी बताओ. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. बताओ फ्रीक्वेंसी उसका. एंड कब फ्रीक्वेंसी बताना है? जब y 30 to 40 है. तो बोलो 23, 28, 38, 39, 19. समझा आपको? ये दिस इज कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन. समझ है ना? टफ था ना ये? स्कूल में रहता है जनरली ऐसे, बट वो नहीं आएगा अपने को, अपन थोड़े बड़े हो गए ना. कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y व्हेन x इज 20 to 30. तो व्हेन x इज 20 to 30 मतलब ये रहेगा. क्या चेक करो जो मैं हाईलाइट किया वो. चलो बोलो, लिखो. बोलो y की वैल्यूज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Frequency is 9, 20, 29, 9, 20, 29, then 38, 48, 38, 48. So this was conditional distribution and marginal distribution. This was conditional distribution and marginal distribution. Conditional distribution and marginal distribution. Hope थोड़ा बहुत clarity है इसमें कुछ. If two variables move in the same direction, two variables move in the same direction, that is an increase in the part of one variable introduces an, बोलो, increase. मतलब एक increase रहा तो दूसरा increase होता है. And decrease एक on the part of one variable, हाँ बोलो, introduces decrease on the part of other variables, on the part of other variable. Then two variables are known to be positively correlated.
ये तो लिख रहे हो आप पॉजिटिवली कोरिलेटेड, बट एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से पढ़ा क्या? क्या ना इसे, ये तो फर्स्ट कोरिलेशन, जब मैं पहला दूसरा लाइन लिखा तब भी क्लियर था ये। सच्ची में ये आंसर करेक्ट है क्या? चलो नेक्स्ट सेंटेंस पूरा पढ़ोगे क्या या ऐसे ही लिखोगे? इफ टू वेरिएबल्स मूव इन, बोलो, opposite direction, that is increase on the part of one variable results in decrease on the part of other, and decrease on the part of one variable brings increase on the part of two variables are known to be negatively correlated. अगर समझो बाई चांस ऑप्शन में निगेटिवली एंड इनवर्सली दोनों रहा तो निगेटिवली को टिक करोगे आप, समझा ना? वैसे इनवर्सली बोलने में कोई गलत नहीं है, बट यहाँ पे टाइप में स्टैंडर्ड नाम क्या है? पॉजिटिव एंड निगेटिव। समझ आए क्या आपको? वैसे इकोनॉमिक्स में तो आप इनवर्स भी बोलते रहोगे ना, बोलते कि नहीं? टू वेरिएबल्स आर नोन टू बी डैश इफ मूवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ वन वेरिएबल डज नॉट प्रोड्यूस, क्या बोल रहा है ये? डज नॉट प्रोड्यूस एनी, बोलो, मेजरेबल मूवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स आर नोन टू बी, बोलो, नॉन कोरिलेटेड। नहीं समझा आपको? मतलब एक की वजह से दूसरे को कोई ऐसा मेजरेबल इंपैक्ट ही नहीं है बोल रहा है, नहीं है तो फिर कोरिलेशन नहीं है उनमें। टू वेरिएबल्स आर नोन टू बी नॉन कोरिलेटेड, सही है? उस मैं जो लिखना उतना ही वर्ड पढ़ते रहोगे ना, और उतना लिखते रहेंगे, है ना? कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज यूनिट फ्री, डू यू एग्री? सेंटेंस सही है ये? नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स सेम इन वैल्यू नॉट नेसेसरीली इन साइन आफ्टर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल, बट साइन चेंज हो सकता है, समझा क्या आपको? साइन चेंज किसकी वजह से होता है? चेंज इन स्केल की वजह से या चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से? चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल में कब चेंज होता है? एक जगह पॉजिटिव, मतलब अगर u लाने के लिए x को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया एंड v लाने के लिए y को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो या वाइस वर्सा ऐसा रहा, तो साइन चेंज होता है या वैल्यू चेंज होता है? साइन, मतलब सिर्फ प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। ये समझा क्या सेकंड वाला सेंटेंस? कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स सेम इन वैल्यू नॉट नेसेसरीली इन साइन आफ्टर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाई बिटवीन -1 and 1 इंक्लूडिंग बोथ द लिमिट्स। इंक्लूडिंग बोथ मतलब वो एग्जैक्ट -1 भी हो सकता है एंड एग्जैक्ट +1 भी हो सकता है, दोनों के बीच में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो एग्जैक्ट -1 भी हो सकता है, एग्जैक्ट +1 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? समझा क्या कुछ? हाँ पढ़ लो अगला सेंटेंस जो भी है, बोलो। फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक फॉर मैथ्स एंड स्टैट मार्क्स वाज फाउंड टू बी 90। मतलब क्या दिया है उन्होंने? समेशन ऑफ डी स्क्वायर 50 दिया हुआ है एंड एन कितना है बोलो? 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बस फॉर्मूला लगा के आंसर लाना है। बोलो क्या फॉर्मूला होता है? आर इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर -1। सही है क्या? 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है? 50। एन कितना है? 8। 8 स्क्वायर -1। तो टेल मी इज इट 1 - 300 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 8 कितना था? 504। सही है क्या भाई? तो 1 मेमोरी प्लस 300 डिवाइड बाय 504 मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल 0.4048 कर देता अप्रोक्सीमेटली। तो देयर इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या कंक्लूजन है इससे? मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। लिखो अभी, देयर इज, लिख रहे हैं क्या? देयर इज व्हाट? मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सही है? देयर इज मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सही है? नेक्स्ट, फॉर अ नंबर ऑफ टाउन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 0.50। समझा क्या आपको? समझो, फॉर नंबर ऑफ टाउन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन पीपल लिविंग बोलो बिलो पॉवर्टी लाइन, नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन समझो x है, समझा क्या? एंड बोलो इंक्रीज इन पॉपुलेशन
y है, समझो, ध्यान दे रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला है कि आर बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो बच्चों, आर बिटवीन एक्स एंड वाई होता है, आर बिटवीन एक्स एंड वाई एंड बिटवीन वाई एंड एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता, समझता है ना? बी रिग्रेशन में वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई दो कंसेप्ट है, कोरिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है, इट इज बिटवीन एक्स एंड वाई। बिटवीन एक्स एंड वाई की जगह बिटवीन वाई एंड एक्स बोला तो चलता है क्या? चलता है ऑब्वियसली। क्या आंसर है इसका बोलो? 0.50 सही है क्या? इफ ध्यान दे रहे हो क्या आप? अब बोलो क्या बोला, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक इज अवॉर्डेड टू दिस फैक्टर्स इज 82.50, मतलब समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है? 82.50। फाइंड नंबर ऑफ टाउन्स, मतलब एन का वैल्यू पूछा है, नहीं समझ रहा है नाले को? तो बोलो आर का क्या फॉर्मूला था, बोलो आर कितना है यहाँ पे? 0.50 है या नहीं? हाँ चलो, 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है? 82.50 डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये सॉल्व करके अपने को एन लाना है ना। चलो 82.50 इंटू 6 का आंसर बताओ। 495 डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 - 0.50 इज 0.50। कुछ लोगों को लगता है वो 1 कहाँ गया है ना, वो 1 - 0.50 इधर आया, समझा क्या? एंड इधर का वो माइनस इधर जाके प्लस हुआ, तो बोलो देयर फोर एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 495 डिवाइड बाय 0.50 इज इट 990। देयर फोर एन क्या होगा बताओ? 10। नहीं समझा आपको? 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1 99 आता है, 10 इंटू 99 990 है। बोलो नहीं से सॉल्व करो, करना है सॉल्व तो क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा, वो सॉल्व टाइम पास तो बढ़ेगा ही ना, कॉमन सेंस सबसे ऊपर है ना। एन कितना है बोलो? 10। तो नंबर ऑफ टाउन्स कितने थे फिर बोलो, कितने टाउन्स पे स्टडी किया था उन्होंने? 10। नंबर ऑफ टाउन्स इज इक्वल टू 10। नहीं समझा होगा? तो क्या ये टाउन्स ये वो, बराबर है ना? किसने सिखाया इतना सब कुछ? ये सब क्यों करते? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नहीं? ये सब क्यों करते, बराबर है ना? बराबर है ना? सबसे बड़ा सवाल ये मैथ्स आया क्यों? मस्त अपना हिस्ट्री पढ़ने का, ज्योग्राफी पढ़ने का, बराबर है कि नहीं? ये मैथ्स है ही बोरिंग, बराबर ना? हम्म। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है? नहीं, सच बोलो। अकाउंट्स। अकाउंट सबसे इंटरेस्टिंग है, और लॉ सबसे इंटरेस्टिंग, बराबर है। सबसे अभी सी के, ऑब्वियसली बीसीके का स्कोप बहुत ज़्यादा है। बट एक चीज़ याद रखो, मैथ छोड़ के दूसरा कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो वो अकेला सब्जेक्ट वीक रहता है, बट मैथ्स वीक तो कम से कम 20 सब्जेक्ट को वीक करता है। करेक्ट है? अकाउंट्स वीक है तो अकाउंट्स वीक है, बराबर है कि नहीं? बट मैथ्स वीक है तो कॉस्टिंग वीक, एफएम वीक, एसएफएम वीक, एफआर वीक। समझता है क्या? अकाउंट्स वीक है तो क्या? अकाउंट्स वीक। लॉ वीक है तो लॉ वीक। समझता है क्या? फिर आपको लगेगा नहीं सर, फिर मैं ये छोड़ दे कि एमबीए जाता हूँ, कैट करता हूँ। कैट में क्या मेजर सब्जेक्ट कौन सा है एंट्रेंस में? मैथ्स। समझा है नहीं? अपने को एमबीए करना है, सीए के बाद में लोग जनरली सीए छोड़ के एमबीए करते, सीए का स्कोप कम हो गया है कि नहीं, तो लोग एमबीए करते है कि नहीं? घर पे आके क्या बोलते हैं? भाई बोला था ना पप्पा, वो सीएचा आता ना, तशी काही जास्त व्हॅल्यू नाही राहिली, आजकाल काय खूप सीए असतात त्याच्यामुळं ना, है ना, सीएची व्हॅल्यू नाही राहिली, आता मग मी एमबीए करतो. मग बेटा एमबीएची फार व्हॅल्यू आहे का? आहे म्हणजे तसं, कारण सीए टफ पण आहे ना सोबत सोबत, है की नाही? आणि मग आता एवढं करून एवढे कमी पैसे, मग असं नको वाटतं आता. तुला नको वाटतं का इन्स्टिट्यूटला नको वाटतं? है ना? हा म्हणजे इन्स्टिट्यूटला पण काही फार आहे ना, मला पास करायची इच्छा नाही आहे आणि आता माझी पण नाही राहिली, है की नाही? तर आता आपण काय करू? एमबीए. ठीक है बेटा, मग पापा अभी पापा तो पॉजिटिव रहेंगे ना,
वो बोलेंगे भाई हाँ, ठीक है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, तू लग जा एमबीए में। हाँ पापा क्या टारगेट है बेटा? एमबीए आईआईएम में करेंगे, बराबर है ना? आईआईएम अहमदाबाद है की नाही? असे बडे कॉलेज करेंगे अभी एमबीए? नाही पप्पा, आता त्याच्यासाठी तर फारच स्कोर लागतो, मग आपण कुठून करणार? आहे की नाही? पप्पा ते इकडं सदाशिव पेठच्या बाजूला जे एक असं शुक्रवार पेठ आहे, त्याच्यामध्ये असं एक गल्लीमध्ये ते पेट्रोल पंपाच्या बाजूला बसलं तर ते एक 3 लाईन सोडून मग तिकडे तिकडे टू व्हीलर पण जात नाही, चालत जावं लागतं, है ना? त्याच्यामध्ये एक जुनी बिल्डिंग आहे, खाली हेअर सलून आहे, दुसऱ्या फ्लोअर एक साडीचं दुकान आहे की नाही? तिसऱ्या फ्लोअरवरती एक लोक राहतात कुठली तरी, आणि चौथ्या फ्लोअरला आमचं कॉलेज आहे, तिथं करणार आहे की नाही? आणि तिथून मग काय करणार पुढं, है कि नहीं? एमबीए। सिर्फ सिर्फ पुणे में 300 के ऊपर कॉलेज है एमबीए के, सिर्फ पुणे में, महाराष्ट्र नहीं बोला मैं, पुणे। समझा क्या? हर कॉलेज से 500 भी पकड़ो आप एवरेज, वैसे तो बहुत ज्यादा है कुछ कुछ जगह, समझ रहा है क्या? चलो 100 पकड़ा तो भी 3000, समझा या नहीं? वो भी मैं बहुत पेसिमिस्टिक नंबर बता रहा हूँ आपको, बहुत पेसिमिस्टिक, समझ है क्या? इतना अगर है, पूरा इंडिया का काउंट करोगे तो, समझ रहा है क्या? तो अपन कहाँ पे रहेंगे? तो ये छोड़ के है कि नहीं, कुछ तो दूसरे में स्कोप है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना? अगर आपने को नहीं हो रहा है तो फिर क्लियर रहो कि अपने से नहीं हो रहा है, अननेसरी नाम रख के मत जाओ, बराबर है कि नहीं? बराबर। वो बचपन से कहावत सुनी रहेगी ना आपने, अंगूर खट्टे हैं। कौन से अंगूर खट्टे हैं? जो अपने को मिल नहीं सकते। मिल नहीं सकते तो क्या करेंगे फिर? नाम रख दो अभी, क्योंकि अपनी वैसी भी औकात नहीं है, बराबर है कि नहीं? जो लड़की को अपने को मिल नहीं सकती वो बदसूरत, बराबर है कि नहीं? वो कैसी? बदसूरत, है कि नहीं? चलो पॉइंट नंबर 50, while computing rank correlation coefficient, while computing rank correlation coefficient between profit and investment for 10 years of a firm, the difference of rank of one observation was taken as 7 instead of 5। तो गलती से एक डी का वैल्यू क्या लिया गया? 7, जबकि लेना क्या था? 5। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज 0.80, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू? तो गलती से जो 0.80 कैलकुलेट किया था, अब वो करेक्ट करो बोल रहा है, ध्यान दे रहे हो क्या आप? तो चलो, उन्होंने गलती से क्या फाइंड किया था बोलो? 0.80, जो क्या होता है 1 माइनस 6, बोलो, समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन कितना था? 10, 10 स्क्वायर माइनस 1, सही है क्या? तो एक काम करो, टेल मी, कैन आई से 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 990 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.80, इज इट 0.20? कैलकुलेशन जा रहे क्या दिमाग में? चलो करो, कैलसी पे करो। 0.20 इंटू 990 किया क्या? डिवाइड बाय 6 कितना रही है? 33। तो ये 33 क्या है मेरे भाई? रॉन्ग समेशन ऑफ डी स्क्वायर है या करेक्ट है? रॉन्ग। तो करेक्ट समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या रहेगा बताओ? करेक्ट समेशन ऑफ डी स्क्वायर, बोलो रॉन्ग क्या था? 33। गलती से क्या लिया था? वॉज रॉन्गली टेकन एज 7, तो -49, गलती से 7 का स्क्वायर लिया था, लेना था 5 का स्क्वायर 25। तो ये करेक्ट कितना है बताओ? 9। तो करेक्ट समेशन ऑफ डी स्क्वायर 9 है, नहीं समझाना वाले को? तो आप बताओ 1 माइनस करेक्ट आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6, समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है? 9 डिवाइडेड बाय 990, यस और नो? तो बोलो, इज इट 1 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 990? तो 1 मेमोरी प्लस कर रहे हो ना, 54 डिवाइड बाय 990 मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल, क्या आंसर है? 0.9445 ऐसा कुछ है क्या? गो फॉर क्लोजेस्ट ऑप्शन, 0.95 बोल सकते हो, वैसे राउंड ऑफ है ना ये, 0.945 है, तो 95 कर सकते हैं हम लोग इसको। थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज्यादा रहा तो 1 ऐड करते प्रीवियस डिजिट में, क्लोज टू फाइंड 0.95 इज आंसर, इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ आर, करेक्ट और नॉट? दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ आर। अच्छा, सेम कंसेप्ट हमने बहुत डिटेल में सीखा है क्या पहले ही? 0.95 ऐसे लिखा मैंने ब्रैकेट में, अप्रोक्स, सही है। रिग्रेशन इक्वेशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ऐसा थियरी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना रिग्रेशन का कंसेप्ट कहां से आया बोलो?
मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स. नेक्स्ट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स रिमेन अनचेंज्ड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बट दे आर अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल. याद रखो, सारे नंबर्स को अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो बी वाई एक्स चेंज होता है, तो बी वाई एक्स चेंज होता है, बी एक्स वाई भी चेंज होता है. समझता है क्या? अरे बी वाई एक्स का क्या फॉर्मूला है मुझे बताओ. बी वाई एक्स का बोलो, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स. अच्छा, मैंने समझो सारे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया, सारे नंबर को आर एज इट इज रहेगा, बट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई तो चेंज होगा ना. स्टैंडर्ड सारे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 10 टाइम्स हो जाता है, मतलब बी वाई एक्स इज अफेक्टेड. बी वाई एक्स इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, नॉट बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, स्टैंडर्ड डिविएशन को भी फर्क नहीं पड़ता है. याद है क्या आपको? तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बट दे आर अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल. याद रखोगे बच्चों? ओके, चलो इसी को प्रूव करने के लिए नीचे कुछ एग्जांपल दिए मैंने, दिख रहा है कि आपको ये u x के बेसिस पे लाया एंड v y के बेसिस पे लाया. समझा क्या आपको? तो यहां पे देखो बच्चों, वैसे भी मल्टीप्लाई 1 से ही हुआ है. समझा क्या? नहीं समझा आपको? तो यहां पे b v u वही रहेगा जो b y x है. v u v के बेस y के बेस पे v लाया ना, एंड x के बेस पे u लाया, तो b v u इज इक्वल टू क्या रहेगा? b y x, एंड b u v इज इक्वल टू क्या रहेगा? b x y. सेम ही रहेगा. चलो इधर ध्यान दो. अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान दे रहे हो मेरे भाई? u किसके बेसिस पे लाया बोलो? x, एंड v किसके बेसिस पे लाया? y, एंड मल्टीप्लाई 1 से ही हुआ है, तो b v u इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो? b y x, एंड b u v इज इक्वल टू b x y. यहां पे भी सेम रहेगा कि नहीं? अब आगे बोलो, u इज इक्वल टू क्या है बोलो? 3x प्लस 18. अच्छा सब लोग ध्यान दो. अभी यार b v u इज इक्वल टू, ध्यान दे रहे हो क्या? क्या लिखो बोलो? पहले तो यहाँ पे b y x, ध्यान दे रहे हो क्या? मुझे बताओ b y x का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? एक काम करते हैं, मुझे बताओ b v u का क्या फॉर्मूला होता है? बताओ b v u का, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ u. डू यू एग्री? अब बताओ ये r जो है, क्या ना r बिटवीन v एंड u रहेगा ना? क्या ना इसे r बिटवीन v एंड u एंड r बिटवीन x एंड y सेम ही होता है. यहां पे फिलहाल r बिटवीन v एंड u था मेरे भाई, यस और नो, बट r बिटवीन u एंड v एंड r बिटवीन x एंड y तो सेम ही रहता है. इनटू, अब बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ v क्या आएगा बोलो? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ v क्या आएगा? y को किससे मल्टीप्लाई हुआ है बोलो? 8, तो 8 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. नहीं समझा आपको? अरे y को 8 से मल्टीप्लाई किया भाई, तो v इज इक्वल टू 8y है ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ v इज इक्वल टू 8 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y रहेगा, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ u क्या रहेगा? हाँ बोलो, 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x. डू यू एग्री? अब बताइए 8/3 एज इट इज है, समझ रहा है क्या आपको? एंड बोलो क्या बचा? आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज नथिंग बट बी बोलो वाई एक्स. नहीं समझा आपको? अब बोल रहे नहीं सर आर एक्स वाई, आर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. समझता है क्या आपको? ये आर बिटवीन एक्स एंड वाई रहने दो या बिटवीन वाई एंड एक्स रहने दो, इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, मतलब आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज बी वाई एक्स. समझा क्या? एंड अब ये एक्सप्लेनेशन के बेस पे बी यू वी मुझे डायरेक्ट बताओ क्या आएगा? बी यू वी 3/8 इंटू बी एक्स वाई. नहीं समझा रहेगा? पक्का? यू एक्स पहले क्या लिया? एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया? ऊपर लिया. समझा क्या? एंड वी नीचे, एंड वी यू में वी को ऊपर. लगाओ थोड़ा दिमाग. समझा क्या? चलो अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बताओ मुझे. बी वी यू इज इक्वल टू, वी यू इज इक्वल टू, वी को किससे मल्टीप्लाई हुआ है बोलो? 2/18 इंटू बी वाई एक्स, इधर बताओ क्या आएगा? 18/2 इंटू बी एक्स वाई. कैन आई से हियर 1/9 इंटू बी वाई एक्स, एंड इधर बोलो 9 इंटू बी एक्स वाई. डू यू एग्री? टफ था बच्चों ये? कंफर्टेबल हो इसके साथ तुम? तो समरी ये है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट दे आर अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल. फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यार, ये कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में. नेक्स्ट, टू रिग्रेशन लाइंस दैट इज
y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये कौन सा है रिग्रेशन लाइन ऑफ, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये कौन सा इक्वेशन है, y ऑन x, एंड ये कौन सा है x ऑन y, दे इंटरसेक्ट एट x बार y बार, ऑलरेडी बताया मैंने आपको। टू रिग्रेशन लाइंस विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट, बोलो, x बार y बार, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस इज am ऑफ x कॉमा am ऑफ y। यहां पे वापस लिखता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस क्या रहता है, बोलो, am ऑफ x कॉमा, बोलो, am ऑफ y, am ऑफ x कॉमा am ऑफ y, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है। समझा क्या? चलो यहां तक इस लेक्चर के लिए रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, चलेगा क्या? चलो 15 मिनट में वापस मिलेंगे बच्चों, या टाइम ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए? चलो फिर 15 मिनट में वापस मिलते हैं।